गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 103 डिस्कस किया था कोरम के बारे में, और 104 डिस्कस किया था चेयरमैन ऑफ अ जनरल मीटिंग के बारे में। सेक्शन 105 पे आते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन, प्रॉक्सी। बेटा ये प्रॉक्सी क्या होता है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखना। उसने कहा है अ पर्सन who is appointed by a member to attend and vote at a meeting in the absence of a member at a meeting is termed as a proxy। बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इमेजिन करो किसी रीजन की वजह से, किसी कारणवश कोई मेंबर मीटिंग को अटेंड करने में, जनरल मीटिंग को अटेंड करने में असमर्थ है। बेटा किसी रीजन की वजह से कोई मेंबर मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो बेटा वो मेंबर क्या कर सकता है? अपनी जगह, अपने बिहाफ पे एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करेगा, मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग पे वोटिंग करेगा। ऐसे पर्सन को हम क्या नाम देते हैं बेटा? प्रॉक्सी। तो मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मेंबर किसी रीजन की वजह से मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी जगह पे, अपने बिहाफ पे एक पर्सन अपॉइंट कर सकता है जो मेंबर के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करेगा, मीटिंग में वोट डालेगा, ठीक है? ऐसे पर्सन को हम बेटा क्या नाम देते हैं? प्रॉक्सी। या आप ना सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि प्रॉक्सी कोई नहीं मेंबर का क्या होता है? एजेंट होता है। तो जो मेंबर प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है वो प्रॉक्सी उस मेंबर की क्या होती है? बेसिकली एजेंट होती है। पॉइंट समझ आया? अच्छा, अगली बात आती है हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। ध्यान से सुनना बेटा। एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी shall be entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote instead of himself। सुनो बेटा, उन्होंने कहा प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? तो बात सिंपल है ना बेटा। हर मेंबर जिसके पास मीटिंग को अटेंड करने का राइट है, जिसके पास उस मीटिंग पे वोट डालने का राइट है, वो मेंबर अपनी जगह पे एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी, ठीक है? अब सुनो बेटा, उन्होंने कहा है वेदर मेंबर और नॉट। मतलब बेटा प्रॉक्सी जरूरी नहीं कि मेंबर ही हो, प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है और प्रॉक्सी कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। यानी मेरी एक छोटी सी बात समझ लो बेटा, जो अपॉइंटर है ना, अपॉइंटर जिसने अपॉइंट किया है वो तो बेटा मेंबर ही होना चाहिए। अपॉइंटर तो मेंबर ही होना चाहिए, बट जिसको अपॉइंट किया गया है एज प्रॉक्सी वो बेटा मेंबर भी हो सकता है या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। तो अपॉइंट करने वाला तो मेंबर ही होना चाहिए, लेकिन जिसको अपॉइंट किया जा रहा है मतलब प्रॉक्सी, वो मेंबर भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि प्रॉक्सी मेंबर ही हो, मेंबर भी हो सकता है और आउटसाइडर भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? तो एक बात समझना, एक एग्जांपल लो बेटा। मैं और मेरा ब्रदर, ठीक है, हम दोनों बेटा एक कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हम शेयर्स होल्ड करते हैं। तो बेटा ऐसा होता है ना कि सपोज मैं
मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीटिंग को अटेंड किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहा हूं बेटा। हां, मेरा ब्रदर बेटा मीटिंग को अटेंड करने जा रहा है, वो जा रहा है मीटिंग को अटेंड करने, तो मैंने क्या कहा उसको, मैंने कहा यार तू जा रहा है तो एक काम करियो, मेरी अटेंडेंस भी वहां पर लगा दियो, ठीक है, मेरे बिहाफ पे उस मीटिंग में वोट भी कर दियो। इसका मतलब बेटा ये मेरा जो ब्रदर है ना, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉक्सी हो गया। मैंने उसको जाते जाते कहा मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर ले, मेरी अटेंडेंस लगवा दियो वहां पर, और जो रेजोल्यूशंस प्रेजेंट होंगे उस पे मेरी वोटिंग भी कर दियो। तो मेरा ब्रदर मेरा क्या है, प्रॉक्सी है। बात समझ आइए बेटा। फिर अगली बात क्या आती है, प्रोविजंस एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स unless the articles other provide, a member of a company having no share capital shall not be entitled to appoint a proxy. The provisions relating to proxies shall not be applicable to a company having no share capital. एक बात याद रखना बेटा, सेक्शन 105 कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जिन कंपनीज के पास शेयर कैपिटल नहीं है उन कंपनीज के ऊपर बेटा प्रॉक्सी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं, अनलेस परमिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इजाजत देता है तो ही प्रॉक्सी के प्रोविजंस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो सेक्शन 105 कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगली बात, रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉक्सीज। कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज हुज मेंबर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। तो उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन 105 किसी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं करता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन आपको बता देगा कि भाई सेक्शन 105 के प्रोविजन इस कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। कौन बताएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। अच्छा, एक बात उन्होंने कही है बेटा, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। बेटा सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी हुई है आपने, कौन सी होती हैं, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए जो इनकॉर्पोरेट होती हैं, चैरिटेबल कंपनीज आप कह सकते हो। shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company। अब सुनो बेटा, ऊपर उन्होंने कहा था प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है या आउटसाइडर भी हो सकता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, कौन, सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्रॉक्सी भी मेंबर ही होना चाहिए। तो याद रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है। सेक्शन 8 कंपनी के केस में बेटा जो प्रॉक्सी है वो भी कौन होना चाहिए, प्रॉक्सी भी एक मेंबर ही होना चाहिए, आउटसाइडर नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ आइए। फिर ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, a person can act as a proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the company। अब बेटा एक बात सुनना ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। यानी बेटा इमेजिन करो, मैं सपोज कोई आउटसाइडर हूं, सपोज मैं एक आउटसाइडर हूं, तो मैं कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी एट अ टाइम मैं बन सकता हूं बेटा। तो उन्होंने पता है क्या कहा है, उन्होंने कहा है
आप प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए बन सकते हो। तो एक पर्सन बेटा, एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है। मतलब वो 50 लोगों के बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड कर सकता है, मीटिंग में वोटिंग कर सकता है, मैक्सिमम 50 लोगों के बिहाफ पे। तो एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है एट अ टाइम। एक और शर्त है बेटा, अभी एक और शर्त है, नॉट होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल इन एग्रीगेट। बेटा दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना साइमल्टेनियसली जरूरी है। मैं भी आपको एग्जांपल से बताता हूं। नॉट होल्डिंग मोर देन 10% शेयर कैपिटल इन एग्रीगेट, पहले कॉपी कर लो फिर एग्जांपल से समझाता हूं। कॉपी करो बेटा, ये देखो एग्जांपल देखो। सपोज बेटा एक पर्सन है ए, ये एक कंपनी का मेंबर है बेटा, ये होल्ड करता है उस कंपनी की 5% शेयर कैपिटल। अच्छा बी है, ये होल्ड करता है उस कंपनी की 3% शेयर कैपिटल। सी है, वो होल्ड करता है इस कंपनी की 2% शेयर कैपिटल। और एक डी है, वो कंपनी की होल्ड करता है 1% शेयर कैपिटल। ठीक है। अच्छा अब बेटा ये चारों मेंबर्स मिलके अपॉइंट करते हैं मिस्टर जेड को एज देयर प्रॉक्सी। तो इन चारों ने मिलके मिस्टर जेड को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी। मैं जानना चाहता हूं ये जो प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है मिस्टर जेड, क्या उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है? तो बेटा दो कंडीशंस का फुलफिल होना साइमल्टेनियसली जरूरी है। पहली बात, मिस्टर जेड मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, और यहां पर तो सिर्फ कितने हैं? 4। यहां पर तो सिर्फ 4 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है, जिन चारों का वो प्रॉक्सी बनना चाहता है वो चारों 10% शेयर कैपिटल से ज्यादा होल्ड ना करते हों। और बताओ वो बेटा टोटल कितना होल्ड करते हैं? 11% होल्ड करते हैं। इसका मतलब दिस 11% एक्सीड्स 10%। तो इसका मतलब मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट एज अ प्रॉक्सी इज इनवैलिड। दोनों कंडीशन का फुलफिल होना साइमल्टेनियसली जरूरी है बेटा। इनवैलिड अपॉइंटमेंट। पॉइंट क्लियर? मैक्सिमम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकता है बेटा मिस्टर जेड? मैक्सिमम 50। और जिनका वो प्रॉक्सी बनना चाहता है वो लोग टोटल मिला के 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड ना करते हों। एक और एग्जांपल दूं आपको। सपोज बेटा 52 मेंबर्स हैं कंपनी के, 52 मेंबर्स हैं बेटा कंपनी के। पता है ये 52 मेंबर्स इन एग्रीगेट मिला के होल्ड करते हैं 8% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये 52 मेंबर्स मिला के 8% होल्ड करते हैं बेटा। कोई 1%, कोई आधा %, कोई 1/3 ऐसे।
0.33, 0.5 इस टाइप से। तो 52 मेंबर्स मिला के 8% होल्ड करते हैं। अब इन 52 मेंबर्स ने बेटा मिस्टर जेड को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी। मिस्टर जेड को इन्होंने अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी। तो मैं जानना चाहता हूं क्या मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट वैलिड है या इनवैलिड। तो बेटा दिक्कत ही नहीं है, मोर देन 50 मेंबर्स के प्रॉक्सी नहीं बन सकता है एक मेंबर। तो क्योंकि वो 52 मेंबर्स का प्रॉक्सी है, इनवैलिड अपॉइंटमेंट है बेटा। वो मैक्सिमम 50 का बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ऑल्दो ये 52 मेंबर्स 10% से कम होल्ड करते हैं, बट 52 हैं बेटा, 50 से ज्यादा हैं, वो 52 मेंबर्स का वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता, इनवैलिड अपॉइंटमेंट। तो याद रखना दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना साइमल्टेनियसली जरूरी है बेटा। मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए और वो 50 मेंबर्स 10% शेयर कैपिटल से ज्यादा होल्ड ना करते हो, तभी आपका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। कॉपी कर लो बेटे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो समझना जरा। अब बेटा इमेजिन करो, इस कंपनी का एक मेंबर है मिस्टर एक्स, एक मेंबर जो इस कंपनी के होल्ड करता है 11% शेयर्स, मोर देन 10%, और वो अपॉइंट करना चाहता है मिस्टर जेड को एज हिज प्रॉक्सी, एज हिज प्रॉक्सी। तो क्या बेटा मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट वैलिड है या इनवैलिड? पहले बताओ, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए बेटा। पहली कंडीशन क्या थी? नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 50 होने चाहिए। तो यहां पर तो बेटा एक ही है, एक ही मेंबर अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है। दूसरी शर्त, जिस मेंबर का वो प्रॉक्सी बन रहा है वो मेंबर 10% से ज्यादा होल्ड ना करता हो, और ये होल्ड करता है बेटा 11%। इसका मतलब मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट इनवैलिड होगा। लेकिन अभी मेरी बात सुननी है सबने, मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट इनवैलिड होगा। अगर बेटा आप मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट इनवैलिड कहते हो ना, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा। अगर आप मिस्टर जेड का अपॉइंटमेंट इनवैलिड कहते हो, इसका मतलब बेटा एक बात आप कहना चाह रहे हो कि अगर कोई पर्सन 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, अगर कोई पर्सन, बेटा अब एक बार बताओ, मुकेश अंबानी जी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेटा काफी शेयर्स होल्ड करते होंगे, मोर देन 50% होल्ड करते होंगे। तो इसका मतलब वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 10% से ज्यादा होल्ड करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। तो क्या मुकेश अंबानी जी को पर्सनली ही मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, पर्सनली ही मीटिंग्स पे वोटिंग करनी पड़ेगी, वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि वो मोर देन 10% होल्ड करते हैं? नहीं बेटा। तो उन्होंने कहा अगर किसी कंपनी में मेंबर, एक मेंबर 10% से ज्यादा होल्ड करता है ना, तो वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन मिस्टर जेड मिस्टर एक्स के अलावा फिर और किसी का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा उसकी लिमिट ऑलरेडी 10% को एक्सीड कर चुकी है। बात समझ आई है बेटा जो मैंने कहा? अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है तो वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। ऑल्दो 10% से ज्यादा है, बट उसको दिया गया है राइट बेटा प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। बट मिस्टर जेड को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फ्रॉम बिकमिंग प्रॉक्सी ऑफ एनी अदर पर्सन। यानी मिस्टर जेड बेटा किसी और पर्सन का, एनी अदर पर्सन का, एनी अदर पर्सन का बेटा प्रॉक्सी नहीं बन सकता है बेटा। क्यों नहीं बन सकता?
क्योंकि लिमिट जो थी ना बेटा वो ऑलरेडी 10% को एक्सीड कर चुकी है, तो वो सिर्फ मिस्टर एक्स का ही प्रॉक्सी बन सकता है और किसी का वो प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा, डिस्क्वालिफाइड है बेटा। तो इसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं होगा बेटा, इसका अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। तो याद रखना, अगर मैं किसी कंपनी के बेटा 10% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हूं तो क्या मैं प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं बेटा, एक प्रॉक्सी मैं अपॉइंट कर सकता हूं, बट जिसको मैंने अपॉइंट किया है एज अ प्रॉक्सी वो किसी और पर्सन का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड है। ऑलरेडी बेटा 10% से ऊपर हो चुका है, उसका लिमिट क्रॉस हो चुकी है। समझ आइए बेटा बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी कर लो ये एग्जांपल। समझ आया? चलो ये बेटा बात ना डी पॉइंट में लिखी हुई है। अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी हमारे वाले केस में मिस्टर एक्स मोर देन 10% होल्ड करता था, 11%, में अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एज प्रॉक्सी, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है एक पर्सन को, मिस्टर जेड को, प्रोवाइडेड दैट सच अदर पर्सन शैल नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर पर्सन और शेयर होल्डर। वो फिर मिस्टर जेड किसी और पर्सन का प्रॉक्सी नहीं बन सकता बेटा। समझ आया? चलो बेटा अगली बात आती है डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। उन्होंने कहा इन एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी देयर शैल अपेयर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस अ स्टेटमेंट दैट अ मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट entitled to appoint a proxy to attend and vote of himself and that proxy need not be a member। सुनो बेटा सेक्शन 101 में आप जनरल मीटिंग का जब नोटिस भेजोगे ना, कंपनी जब नोटिस भेजेगी तो उस नोटिस में ना बेटा साफ साफ उन्होंने कहा है विद रीजनेबल प्रोमिनेंस। रीजनेबल प्रोमिनेंस का मतलब हुआ क्लियरली, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये लिखा होगा बेटा कि जो मेंबर है उसके पास ये राइट है कि वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज अ प्रॉक्सी, ताकि वो प्रॉक्सी उस पर्सन के बिहाफ पे अटेंड कर पाए और मीटिंग में अपना वोट डाल पाए। ये साफ साफ लिखा होगा बेटा, ठीक है। और ये भी लिखा होगा कि जरूरी नहीं है कि जिसको आप प्रॉक्सी चुन रहे हो वो मेंबर ही हो, प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। तो बेटा नोटिस में ना साफ साफ लिखा होगा कि आप अगर खुद नहीं आना चाहते हो तो आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो एज अ प्रॉक्सी। वो प्रॉक्सी आपके बिहाफ पे मीटिंग में आपकी अटेंडेंस लगाएगा, वोटिंग करेगा, और जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी मेंबर ही हो। ये बेटा ये किस कंपनीज के केस में लिखा होगा बेटा? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के केस में, क्योंकि बेटा कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के केस में तो सेक्शन 105 अप्लाई करता ही नहीं, अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो प्रोवाइड। तो मेरी बात सुनना, ये वाला प्रोविजन कौन सी कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है? कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल whose articles of association provide, whose articles of association provide। तो बेटा अगर आर्टिकल साइलेंट है ना, सुनो, अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है और उसका आर्टिकल साइलेंट है तो नोटिस में ये वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी बेटा। लेकिन हां, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है या फिर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो वहां पर नोटिस में ये स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी ना बेटा तो जो भी कंपनी ऑफिसर होगा कंपनी का इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी है बेटा। सिर्फ इतनी सी बात ना लिखने के लिए 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। कौन सी कंपनीज को फॉलो करना है? विद शेयर कैपिटल और कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल हुज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड। ठीक है। फिर अगली बात आती है
legal requirements of proxy form. The instrument appointing a proxy must be in form number MGT 11. तो याद रखना बेटा, आप जिसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा बेटा, फॉर्म नंबर MGT 11 भरा जाएगा. इट नीड्स टू बी इन राइटिंग, लिखित में होगा बेटा फॉर्म, एंड साइंड बाय द अपॉइंटर. बेटा अपॉइंटर कौन है, मेंबर. अपॉइंटर मतलब जो अपॉइंट कर रहा है, मेंबर. और हिज अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग. बेटा इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं. अटॉर्नी कौन होता है बेटा, जिसको मेंबर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है बेटा. तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको मेंबर ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है. तो पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी. तो याद रखना बेटा सिग्नेचर किसका आएगा फॉर्म MGT 11 में, या तो मेंबर का या फिर मेंबर को जिसने, मेंबर ने जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है. इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब से अपॉइंटर बेटा कंपनी है, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी अंडर इट सील. तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर MGT 11 के ऊपर कॉमन सील आएगी बेटा कंपनी की, अगर है तो. अगर नहीं है तो उस पे ऑफिसर का साइन आएगा या फिर जिसको बॉडी कॉर्पोरेट ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है. तो बात समझ आई है बेटा. अगर अपॉइंटर कौन है, अगर मेंबर कौन है, कंपनी है, तो यहां तो कंपनी की सील लगाओ बेटा MGT 11 के ऊपर. अगर सील नहीं है तो ऑफिसर का साइन आएगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसको अथॉरिटी दे रखी है सिग्नेचर करने की, उसका सिग्नेचर आएगा. ठीक है. For execution of proxy, articles of association cannot specify any special requirements to be complied with. बेटा एक बात याद रखना, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो यही है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई स्पेसिफिक, कोई अलग से रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकती है फॉर अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी. तो मेरे को बताओ दोबारा, प्रॉक्सी फॉर्म कौन सा होगा, MGT 11. उस पर राइटिंग में होगा और सिग्नेचर होगा. किसका सिग्नेचर होगा बेटा, मेंबर का. मेंबर का या फिर जिसको मेंबर ने दे रखी है पावर ऑफ अटॉर्नी. अगर मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट की सील लगी होनी चाहिए. अगर सील नहीं है तो ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, या फिर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी दे रखी है उसका सिग्नेचर होना चाहिए. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकता है फॉर अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी. जो है वो यही है, अलग से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं हो सकती है. डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी. बेटा डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सी के पास कौन कौन से राइट्स नहीं है, प्रॉक्सी कौन कौन से काम नहीं कर सकता है. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सी कौन कौन से काम नहीं कर सकता है. तो देखो, प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक एट द मीटिंग. बेटा मीटिंग में बोलने का राइट नहीं है, उसके पास दो ही राइट होते हैं, या तो मीटिंग को अटेंड कर या मीटिंग पे वोट डाल. बोलना नहीं है, चुप रहना है. अब प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स. बेटा आपको याद आएगा हमने सेक्शन 104 पढ़ा था चेयरमैन के ऊपर, और मैंने कहा था जो चेयरमैन है वो दो तरीकों से अपॉइंट होता है, या तो होगा बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ रेस करके बेटा, या फिर पोल के थ्रू, या फिर पोल के थ्रू. आपको पता है बेटा जो प्रॉक्सी होता है ना, जो प्रॉक्सी होता है बेटा, वो शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वोट नहीं कर सकता, हाँ वो पोल के थ्रू वोट कर सकता है. तो देखो, अब प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन अ शो ऑफ हैंड्स. हाथ रेस करके वोट नहीं कर सकता वो, उसका वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन हां पोल के थ्रू वो वोट कर सकता है. तो ये बात याद रखनी है बेटा. और तीसरा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम. बेटा सेक्शन 103 एक बार पढ़ना जरा मेरे साथ. ये देखो बेटा, कोरम में याद करो, पब्लिक कंपनी के केस में कोरम बेटा क्या था,
अगर टोटल मेंबर पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 है तो 5 का कोरम होता है, मोर देन 1000 अप टू 5000 15 का कोरम, मोर देन 5000 30 का कोरम। आगे क्या लिखा हुआ है? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। बेटा मेंबर का खुद का होना जरूरी है तो उसी को कोरम माना जाएगा। तो बेटा अगर मैं किसी कंपनी का मेंबर हूं, मैं खुद नहीं जाता बल्कि अपनी जगह अपने प्रॉक्सी को भेज देता हूं, तो प्रॉक्सी को कोरम नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग प्रॉक्सी लिख लेना बेटा सेक्शन 103 में, एक्सक्लूडिंग प्रॉक्सी है ये लिमिट्स। प्रॉक्सी को कोरम नहीं माना जाता है क्योंकि सेक्शन 103 साफ साफ कहता है मेंबर पर्सनली प्रेजेंट जो होगा ना उसी को कोरम माना जाएगा, एक्सक्लूडिंग प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को बेटा कोरम नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे एमसीक्यू बनता है। अब रही बात राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के पास क्या क्या राइट हैं? तो वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है बेटा, वो वोटिंग कर सकता है, लेकिन वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के थ्रू नहीं कर सकता, पोल के थ्रू कर सकता है। अब प्रॉक्सी इफ एलिजिबल अंडर सेक्शन 109 हैज अ राइट टू डिमांड अ पोल, मतलब वो पोल की मांग भी कर सकता है, लेकिन इफ एलिजिबल अंडर सेक्शन 109। बेटा 109 अभी हमने पढ़ना है, वोटिंग बाय पोल, वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। सिंपल सी बात है बेटा, एनी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी डिपॉजिटेड विद द कंपनी। तो उन्होंने कहा है कोई भी मेंबर प्रॉक्सी इंस्पेक्ट कर सकता है बेटा। तो बेटा यहां पर प्रॉक्सी से मतलब ना मिस्टर जेड नहीं है, प्रॉक्सी से मतलब प्रॉक्सी फॉर्म है MGT 11। तो प्रॉक्सी से मतलब यहां पर कोई पर्सन नहीं है, पर्सन को थोड़ी ना इंस्पेक्ट करोगे बेटा, फॉर्म को इंस्पेक्ट करोगे। तो कंपनी का कोई भी मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म को क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है बेटा। ये मेंबर के पास क्या है? राइट। इंस्पेक्शन कैन बी मेड ओनली इफ 3 days नोटिस इज गिवन टू द कंपनी। तो याद रखना बेटा, फॉर्म को इंस्पेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप बेटा इंस्पेक्ट कर पाओगे। इंस्पेक्शन कैन बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद 24 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल मीटिंग एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। बेटा एक बात याद रखना, प्रॉक्सी फॉर्म आप इंस्पेक्ट पता है कब कर सकते हो? सपोज बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं, मीटिंग हो रही है 15 सितंबर को, मीटिंग हो रही है 15 सितंबर को दोपहर को 11 बजे, ठीक है। और यह मीटिंग खत्म होगी 15 सितंबर को दोपहर को 2 बजे। 3 घंटे चलेगी बेटा मीटिंग, ठीक है। तो पहले एक बार बताओ बेटा, आपको कितने दिन प्रायर नोटिस देना पड़ेगा? मतलब जब आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो ना बेटा, 3 दिन पहले का नोटिस आपको देना पड़ेगा। अब सुनना मेरी बात। अब उन्होंने कहा इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, इंस्पेक्शन आप कर सकते हो मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से। मतलब बेटा 15 सितंबर 11 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो 14 सितंबर 11 बजे से आपका इंस्पेक्शन का पीरियड शुरू हो जाएगा। मतलब 14 सितंबर 11 बजे के बाद आप MGT 11 इंस्पेक्ट कर सकते हो। कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। मतलब बेटा इसी पीरियड के दौरान आप MGT 11 का क्या कर सकते हो? इंस्पेक्शन कर सकते हो, और वो भी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ये नहीं कि रात रूत को आप आ जाओ बेटा कंपनी के पास कि मुझे MGT 11 इंस्पेक्ट कराओ ना, बिजनेस आवर्स के दौरान आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो इंस्पेक्शन का जो विंडो है बेटा वो ओपन कब होगा? मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले ओपन हो जाएगा। और
क्लोज कब होगा वो विंडो? जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वो विंडो भी खत्म हो जाएगा बेटा। बात समझ आई? 3 डेज पहले का नोटिस देना पड़ेगा बेटा आपको। और लास्ट आता है रेवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। बेटा रेवोकेशन का क्या मतलब होता है? आप कह सकते हो एक तरह से कैंसलेशन, या आप कह सकते हो विड्रॉल, टर्मिनेशन, विड्रॉल, टर्मिनेशन, कुछ भी कह सकते हो बेटा। तो उन्होंने कहा है if after appointing a proxy member himself attends the general meeting it amounts to automatic revocation of proxy। obvious सी बात है बेटा, आपने प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, ठीक है, प्रॉक्सी आपका मीटिंग अटेंड करने पहुंच गया, अब आपने क्या किया? आप खुद भी चले गए मीटिंग अटेंड करने, तो बेटा अब एक ही मीटिंग में मैं भी हूं और मेरा प्रॉक्सी भी है। तो याद रखना, अगर मैं आ गया तो प्रॉक्सी का क्या काम बेटा? तो जैसे ही मेंबर खुद आ गया ना अगर मीटिंग में, तो बेटा ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी क्या हो जाती है? रिवोक हो जाती है, खत्म हो जाती है बेटा। मैंने अगर मीटिंग अटेंड कर ली तो मेरा प्रॉक्सी बेटा रिवोक हो जाएगी, मेरी प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मानी नहीं जाएगी। वंस द प्रॉक्सी हैज वोटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। हाँ याद रखना बेटा, अगर प्रॉक्सी ने एक बार वोट डाल दिया ना, उसके बाद तो आप खुद भी आ जाओ बेटा मीटिंग में, तो वो प्रॉक्सी रिवोक नहीं हो सकती। लो बेटा, इसी के साथ आपका प्रॉक्सी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा हमने कवर किया है, सेक्शन 105। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चल बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन।